नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद रिंकू में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोग का शिक्षण कार्य बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। आज हम एक नए लेक्चर के साथ जुड़ेंगे। एक नया टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था में, जिसे हम पब्लिक सर्विसेज कहते हैं, लोक सेवाएं बोलते हैं। लोक सेवा 3 स्तर पर होती है। एक अखिल भारतीय सेवा होती है, एक केंद्रीय स्तर पे, एक राज्य स्तर पे। और इसका हम देखेंगे संविधान में इसका प्रोविजन क्या है, इनका उपबंध क्या किया गया है। ये जो लोग सेवक होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इनकी भर्ती प्रक्रिया कैसी होती है, सेवा शर्तें क्या होती है, इनका वेतन कहाँ से मिलेगा और इनके पदोन्नत कैसे होंगे, प्रमोशन कैसे होंगे, इनका स्थानांतरण कैसे होगा, इनका ट्रांसफर कैसे होगा और किसके पास से शक्ति होती, इन सब के विषय में हम लोग एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। और जैसा कि राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर भी सेवाएं लोक सेवक देखते रहते हैं। जो लोक सेवक होते हैं, जो प्रशासनिक कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं या प्रशासनिक कार्य करने वाले सदस्य होते हैं, उनका कार्य क्या है, तो वो लोक केंद्र स्तर भी अपनी सेवाएं देती हैं, राज्य स्तर पर भी सेवाएं देती हैं और अलग अलग उनके बोर्ड बनाए गए हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं। केंद्र स्तर पर अलग संस्थाएं हैं, राज्य स्तर पर अलग संस्थाएं हैं। इनके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके आगे बढ़ने से पहले हम सर्वप्रथम एक दो शब्दों को देखेंगे, जैसे नौकरशाही। नौकरशाही किसे कहते हैं? नौकरशाही की ब्यूरोक्रेसी से बोलते हैं। जैसे आप लोग सुनेंगे ब्यूरोक्रेसी, इसीलिए नौकरशाही होती है। इनका काम क्या होता है? ये ऐसा तंत्र है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा तंत्र है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो सरकार के द्वारा नीतियाँ बनाई जाती हैं या योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको क्रियान्वयन करना, उनको संचालित करना, उनको इम्प्लीमेंट कराना, यही इनका काम होता है। जैसे हम लोग एक देखेंगे, एक एग्जाम्पल से देखेंगे, उदाहरण से देखेंगे इनकी नीति। काम क्या है आप ध्यान दीजिएगा। नीति बनाना, योजनाओं को लागू करवाना, यही इनका कार्य होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस मंत्रालय की है? ये पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। अभी इनका कार्य ग्रामीण आवास मंत्रालय का कार्य है। अब योजनाएं लागू हुई। अब योजनाएं किस लिए लागू हुई? कि जो इसके लाभार्थी हैं, जो इसके ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का बनाई गई। अब इनको संचालित करने के लिए, इनको लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यम की आवश्यकता होगी? वो माध्यम कौन से हैं? वो माध्यम हमारे कौन होंगे? ब्यूरोक्रेट्स होंगे, लोक प्रशासक होंगे। जो लोक प्रशासक होंगे, जैसे वो योजनाएं, इस योजना को धरातल तक पहुंचाएंगे। कहने तो जन कल्याण के लिए जो योजना बनाई गई हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराना किसके माध्यम से होगा? नौकरशाही के माध्यम से होगा। जो आईएएस होते हैं और इनका काम होता है, जैसे
डीएम होते हैं जिले में, आईएएस, एसडीएम, बीडीओ, वीडीओ, ये सब नौकरशाही के काम करते हैं। इनका काम है गांव की योजनाएं जो हैं उनको लागू करना, उस योजनाओं कौन लाभार्थी है उनका नाम तैयार करना, उनकी सूची तैयार करना, उस सूची को सरकार तक भेजना और उसे सरकार द्वारा नामांकित करके और उनको लाभार्थी को योजनाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। यही काम इनका होता है। लोक सेवक, आप लोग जानेंगे लोक सेवक कौन होते हैं। लोक सेवक जैसे आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, तहसीलदार, सीओ, एएसपी, बीडीओ, सीडीओ, इस तरीके से लोग प्रशासक होते हैं। इनका काम होता है अपने अपने विभाग की जिम्मेवारी को निभाना, अपनी अपनी जिम्मेदारी को, अपने अपने विभाग के उत्तरदायित्व को निभाना, ये इनका काम होता है। अब जो लोक सेवक के सदस्य होते हैं उनके लिए जो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई उसको देखेंगे कि अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन कैसे होता है, केंद्र स्तर पे जो सेवाएं देते हैं वो सदस्य कौन होते हैं, वो विभाग, वो मंत्रालय कौन होता है, राज्य स्तर पे जो सेवाएं देते हैं उनका विभाग कौन सा, इसको देखेंगे। और यही देखेंगे इधर आके कि संविधान में जो उनकी भर्ती प्रक्रिया है, उनके नियम जो बनाए गए हैं, उनके पदोन्नति के लिए जो नियम बनाए गए, उनको ट्रांसफर के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो सकते हैं उनका देखें। लेकिन उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए, कार्यकाल कैसे करते हैं, अपना कार्य कितने साल तक करेंगे, इसका देखेंगे। लोक सेवक के कोई का नाम है तानाशाही ना हो पाए, उनका संरक्षण की सुरक्षा की बात कैसे की संविधान में करी गई, उसको हम लोग देखेंगे। आशा करते हैं आप लोग लोक सेवक समझ होंगे और नौकरशाही समझे। एक शब्द देखेंगे यहाँ, कार्यपालिका देखते हैं। कार्यपालिका जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, कार्यपालिका इसके ये दो प्रकार की होती है। कार्यपालिका जैसे सरकार के अंग जानते होंगे आप, सरकार के अंग 3 होते हैं। सरकार के अंग कितने होंगे? 3। सरकार के अंग 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका होती है, विधायिका और न्यायपालिका। और कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है। एक कार्यपालिका होती है जिसको हम लोग चुनाव करते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका होती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका होती है जिनका हम लोग चुनाव करते हैं। अपने चुनाव के समय अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और वो जाते हैं अपने जितनी 5 साल के लिए कार्य करते हैं। और एक तरीके की होती है जो चयनित होती है, उनका कोई कार्य, उनको चयन नहीं किया जाता, वो परीक्षा के माध्यम से, उनका एक परीक्षा होता है, लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा देते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उनको वो पद दे दिया, उनका चयन कर दिया जाता है, उनको अपॉइंटमेंट कर दिया, उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। वो अपने क्षेत्र में, अपने विभाग में फिर वो कार्य करते हैं। देखेंगे एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका। एक होती है प्रशासनिक में कौन आएंगे? आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, एसडीएम, सीओ, इसे की इत्यादि। आप बीडीओ, सीडीओ, तहसीलदार, दरोगा, इस तरीके के रैंक के अधिकारी होते हैं। और राजनीतिक कौन होते हैं? राजनीतिक जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इन सब राजनीतिक कौन होंगे? सीएम, पीएम, मंत्री, विधायक, सांसद इत्यादि। आशा करते हैं आपको कार्यपालिका भी समझ में आई है। कार्यपालिका 2 प्रकार के राजनीतिक, जिसका हम लोग चुनाव के माध्यम से चयन कर लेते हैं।
चयन कौन कर, जनता करती है। प्रशासनिक, इनकी कैसे, इनकी भर्ती होती, इनकी परीक्षा होती, परीक्षा के माध्यम से परीक्षा होगी, उसमें उत्तीर्ण होंगे, इनको ट्रेनिंग वगैरह के बाद अपने कार्य क्षेत्र के लिए इनको अलग अलग प्रदेशों में भेज दिया जाता है। अपने कार्य संचालन कैसे करते हैं, इनको अपने कार्य संचालन के लिए, इनको उनके कार्य संचालन के लिए अलग अलग प्रदेशों में भेजा जाता है। आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम अभी तक हम इसके बैकग्राउंड देख रहे थे, अब हम थोड़ा देखेंगे जो हम अभी लोक सेवक देख रहे थे, कार्यपालिका देख रहे थे, क्या काम है। अब हम संविधान में जो हमारी बातें लिखी गई हैं उसको देखेंगे। भारतीय संविधान में इनके लिए क्या उपबंध किए गए हैं वो देखते हैं। जैसा कि 1947 में जो IAS वर्तमान में है, इनका नाम हुआ करता था सिविल सर्विस, सिविल सर्विस। और जो IPS होते हैं उनका क्या, उनका नाम हुआ करता था उस समय इंडियन पुलिस। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, अखिल भारतीय सेवाओं, इनका भी अखिल भारतीय सेवाओं काम होता है। कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, हाँ देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं, 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 कौन कौन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और एक है भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा, इंडियन, इसे बोलते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। भारतीय पुलिस सेवा IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। भारतीय वन सेवा IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 1947 में जब 26 जनवरी 1950 को 1947 में एक 2 सेवाएं थी। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था, यहाँ देखेंगे जो IAS हैं, IAS से पहले जो संविधान ब्रिटिश का समय था उसमें इनका नाम हुआ था भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा हुआ था। जो IPS थे, IP, इनका नाम हुआ था IP हुआ करता था, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा नहीं होता था, भारतीय पुलिस। IP भारतीय इंडियन पुलिस नाम हुआ करता था उस समय ब्रिटिश समय। किंतु 1947 में संविधान सभा के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त की गई। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, बदल के नाम कर दिया गया, भारतीय सिविल सेवा का नाम बदल कर दिया गया IAS, और भारतीय पुलिस सेवा का नाम बदल के कर दिया गया IPS कर दिया गया 1947। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया तो हमारे पास 2 सेवाएं थी। कौन सी 2 सेवाएं, वो एक सेवा ये थी IAS, एक दूसरी सेवाएं थी IPS। जो तीसरी भारतीय सेवा अखिल भारतीय सेवा है, जो तीसरी अखिल भारतीय सेवा है जिसका नाम है भारतीय वन सेवा, इसको 1966 में ऐड किया गया। इसको कब ऐड किया गया, 1966 में अखिल भारतीय सेवा के रूप में इसको मान्यता मिली। किसमें, अखिल भारतीय सेवा के रूप में
1966 में मान्यता मिली। के रूप में मान्यता मिली, मान्यता मिली। और ये 1950 तक ही थे ये दोनों। और तीसरी जो जुड़ी 1966 में जुड़ी। जैसा कि भारतीय चिकित्सक को भी लेकर नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का गठन करना था। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन बात चल रही थी, किंतु वो अखिल भारतीय सेवा की के रूप में उसे भारतीय चिकित्सा सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई किन्हीं कारणों से। अब तीन ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। कभी जोड़ी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब इसे मान्यता मिली? तो आपको याद रखना होगा अखिल भारतीय सेवा के रूप में 1966 में से अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता मिली। अखिल भारतीय सेवा का काम क्या है? इसका कार्य यह है कि इसका सृजन कौन करेगा, अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करेगा। अखिल भारतीय सेवा होती क्या है? अखिल भारतीय सेवा होती ऐसी सेवा जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाए, ऐसी सेवा ऐसे सदस्यों को चुना जाए, ऐसे नियुक्ति की जाए जो केंद्र के द्वारा हो। उसके एग्जाम, उसकी परीक्षा कंडक्ट कराना, सारा काम कौन करेगा? केंद्र करे। किंतु अपनी जो सेवाएं देना हो, उसकी जो सेवा उस सदस्य की हो वो राज्य स्तर पर भी हो, इसे ही अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। अखिल भारतीय सेवा का परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं अखिल भारतीय सेवा का परिभाषा याद रखना होगा। इसमें क्या होगा? ऐसी सेवा जो केंद्र के द्वारा यहाँ देखिए केंद्र सरकार के द्वारा उनके परीक्षा का आयोजन करना, प्रशिक्षण कराना। कहने का मतलब उनकी परीक्षा का आयोजन कराना, उनका ट्रेनिंग कराना, और जब ट्रेनिंग करके संपूर्ण दक्षता उपलब्ध हो जाएगी उनके अंदर, तो उनको अलग अलग राज्यों में सेवाओं के लिए भेज दिया गया। वो अपनी सेवाएं अलग अलग जाके विभागों में देंगे। प्रशिक्षण और सेवा के लिए अलग अलग राज्यों में राज्यों में भेज देना, या अलग अलग राज्यों में जो सेवा देते हैं उन्हें अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। भेज देना। और इनके वेतन और भत्ते जो होंगे, जो उनका रख रखाव होगा, कौन देगा? राज्य सरकार देगी, न कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का कार्य है कि परीक्षा का आयोजन कराना, इनको परीक्षा कंडक्ट करा लेना, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग क्या होती उस सब का हिसाब किताब करना, और इनको जो सेवाएं फिर इनकी नियुक्ति कर देना अलग राज्यों में जहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। आशा करते हैं आप अखिल भारतीय सर्विसेज समझ गए होंगे। आइए अब एक करके हम लोग देखते हैं केंद्रीय सेवा कौन कौन सी होती हैं, इसके विषय में देखेंगे। अखिल भारतीय सेवा का गठन कैसे होगा इसको देखेंगे। अखिल भारतीय सेवा का गठन यहाँ एक देखेंगे, यहीं पे देख लें, ज़्यादा दूर जाने की क्या आवश्यकता है भाई। गठन सृजन का काम कौन होगा? राज्यसभा के द्वारा। कब करेंगे? राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा। कब?
गठन किया जाएगा। गठन करने का काम कौन करेगा? राष्ट्र हित में ऐसे कोई मुद्दा हो, राष्ट्रीय हित में किसको लगे? राज्यसभा को लगे या राज्यसभा को लगे। राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है। तो राज्यसभा के द्वारा राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव के राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा संसद प्रस्ताव पारित कर दे और संसद अधिनियम के तहत संसदीय अधिनियम के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर दिया जाएगा। संसदीय अधिनियम के द्वारा संसदीय अधिनियम संसद को ये शक्ति है। लेकिन ये प्रस्ताव जो है, आप लोग याद रखेंगे, प्रस्ताव अनुच्छेद 312 में दिया गया है। ये प्रस्ताव केवल राज्यसभा के द्वारा होना चाहिए, याद रखिएगा। केवल ऐसा प्रस्ताव कौन लाएगा? इसलिए यहीं पे एक तुलना होती है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में इस विषय में लोकसभा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। इस विषय पे लोकसभा से ज़्यादा राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है। किस विषय पे? अखिल भारतीय सेवा के विषय पे। संसदीय अधिनियम के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर दिया जाएगा या सृजन कर दिया जाएगा। कब? जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे। और कैसे राज्यसभा में जो प्रस्ताव पारित होगा कैसे होगा? राज्यसभा के जो प्रस्ताव पारित होंगे किस तरीके से होंगे? राज्यसभा के जो प्रस्ताव पारित होगा वो किस बहुमत से होगा? साधारण बहुमत से कि विशेष बहुमत से? आप लोग को याद रखना होगा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कैसे? विशेष बहुमत से। एक शब्द याद रखें, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत 2/3 मतदान के द्वारा। याद रखिएगा ये चीज़ें। अब हम लोग अखिल भारतीय सेवाओं देख चुके हैं। अब देख लेंगे केंद्रीय सेवा कौन सी होती है, राज्य सेवाएं कौन कौन सी हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसमें आपको याद रखना है केंद्रीय सेवा कौन होती है, राज्य सेवा बता दिए, सबका कार्य क्या होता है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके कार्य हैं। सॉरी, केंद्रीय सेवा में हम लोग देखेंगे। केंद्रीय सेवा में एक कर देख लेते हैं। केंद्रीय सेवा में आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, इधर ही देख लेते हैं। केंद्रीय सेवा में सिविल सेवा, भारतीय विदेश सेवा, आप लोग याद होंगे IFES एक होता ना, IFES इंडियन फॉरेन सर्विस। इसका भी कंडक्ट इसी UPSC के द्वारा होता है, इंडियन पब्लिक कमीशन सर्विस के द्वारा होता है। UPSC के द्वारा इनकी परीक्षाओं का कंडक्ट कराया जाता है। उसमें उत्तीर्ण व्यक्ति को ऐसे पद पर रखा जाता है। जैसे भारतीय डाक सेवा, इस तरीके के रेल कार्मिक सेवा, ये सेवाएं होती हैं। और इन सबकी परीक्षा कौन कराता है? परीक्षा कराई जाती है। परीक्षा कौन कराता है? UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इनकी परीक्षाओं का कंडक्ट होता है और परीक्षाओं के उपरांत जो सदस्य परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए अलग अलग ट्रेनिंग स्थान पर भेज दिया जाता है और ट्रेनिंग के उपरांत अपनी सेवाएं केंद्र स्तर पर देते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर देख लेते हैं, राज्य स्तर की कौन कौन सी है। राज्य स्तर देखें, सिविल सेवा, सिविल सेवा डीएम का नाम सुने होंगे, डीएम। पुलिस सेवा, कृषि सेवा, वन सेवा इत्यादि। इन की परीक्षाओं का गठन कौन करता है? यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन सर्विस, उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन सर्विस। अब इनकी परीक्षाएं होती हैं, कराते हैं, किंतु जो अभी हम बताएं कि जो यूपीएससी कराते हैं, जैसे आईएएस बनते हैं, आईएएस जो बनते हैं डायरेक्ट, जो आईएएस चुने जाते हैं उनको डायरेक्ट नहीं, उनको जो प्रांत में भेजा जाता है, डायरेक्ट डीएम नहीं बनाया जाता, तो उनसे कुछ अन्य पदों पर रखा जाए, जैसे डीएम वगैरह पर रखा जाता। ठीक इसी प्रकार जैसे राज्यों में आगे इसकी चर्चा करते हैं, यहाँ पर रहने देते हैं क्योंकि अभी उसका उपवन देखना है। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम इसकी संवैधानिक बात कर लेते हैं, संवैधानिक चीजें क्या है। संवैधानिक चीजें देखते हैं, संविधान में क्या इनका प्रावधान है। भारतीय संविधान में लोक सेवाओं को जैसी बात करती है कि लोक सेवा आयोग के लिए जो संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक उपबंध हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं, उनकी चर्चा देखते हैं। जैसे कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ लेता कि अनुच्छेद, जैसे एक अनुच्छेद ये बहुत चर्चा में है, अनुच्छेद 312 में किसकी बात की गई या किसके सृजन की बात की। जैसे कि अभी हम पहले बताएं कि अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, उनके काम क्या होते हैं, उनका गठन कैसे होता है या कौन करता है, इन सब की बात किसमें की? अखिल भारतीय सेवाओं की बात अनुच्छेद 312 में की गई है। ये अनुच्छेद आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी प्रकार पूछता है कि जो लोक सेवक के सदस्य होते हैं उनके भर्ती प्रक्रिया कैसी होती है, उनके चयन प्रक्रिया कैसी होती है, उनकी क्या सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तें क्या है, उनकी बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो आपको अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 309 में कहा गया है सेवा शर्तें। अनुच्छेद 309 में कहा गया है सेवा शर्तों की बात करता है कि क्या सेवा शर्तें होंगी। तो आपको याद रखना सेवा शर्तें, जैसे कि भर्ती कौन करेगा, संघ में कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग करेगा। कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग। भर्ती प्रक्रिया की बात कौन? संघ लोक सेवा आयोग। उनके क्या व्यवस्था होंगी कि परीक्षा किस ढंग से कराएंगे, क्या क्राइटेरिया होंगे, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, कौन निर्धारित करेगा? संघ लोक सेवा आयोग करेगा केंद्र स्तर पे। और राज्य स्तर कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग। संघ में एक बार करेगा राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। अलग अलग प्रांत में अलग अलग लोक सेवा आयोग हैं। तो परीक्षाओं की भर्ती करना, उनके सिलेबस तय करना, उनके पाठ्यक्रम क्या होंगे, इस सब का निर्धारण कौन करेगा? संघ में संघ लोक सेवा आयोग। जहाँ से कौन बनते हैं? जैसे जो आईएएस बनते हैं, जो आईपीएस बनते हैं, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस करते हैं, वो सब संघ से चयनित होते हैं, किंतु अपनी सेवाएं राज्य में भी देते हैं, जैसा कि पहले हमने बताया। इन सब की भर्ती प्रक्रिया की बात कहाँ की गई है? तो अनुच्छेद आपसे पूछेगा, अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 309 में। राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की कैसे पैटर्न होगा, क्या होगा, इस सब का निर्धारण कौन करता है?
लोक सेवा आयोग कहते हैं। राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र स्तर केंद्र लोक सेवा आयोग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस। और लोक राज्य स्तर पर स्टेट 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 पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस। इन सब की बात की गई। इनके ट्रांसफ़र कैसे होंगे, इनका पदोन्नत क्या होगा, इस सब का बात कौन निर्धारित करेगा? इन सब की बात सब अपने अपने जो विभाग होंगे, जो सेवाएं होंगी देने वाली संस्थाएं होंगी, वो निर्धारित करेंगी। जैसे इनका कार्यालय स्तर पर है, इनका कार्यालय किस विभाग में कार्य करेंगे, कैसे करेंगे, क्या इनके लिए सेवा सीमाएं निर्धारित की, इन सब की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 310 में। एक अनुच्छेद आप लोग को याद रखना, अनुच्छेद 300, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 311, अनुच्छेद 311 लोक सेवक के लिए संरक्षण की बात की करता है, आपके लिए सुरक्षा की बात करता है। कौन सुरक्षा देता है इसको? अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान है भाई 311 में। इसमें कहा गया कोई पब्लिक सर्वेंट है, उस पर किसी का दबाव नहीं है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, उस पर दबाव नहीं है कि उस पर झूठे आरोप लगाकर कदाचार लगाकर, ऐसा व्यवहार कर, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसके पद से विमुख कर दिया जाएगा, उसके पद से उसको हटा दिएगा। ऐसे नहीं, वो अपने बचाव के लिए संविधान में जो उसके प्रावधान की उसका नाम है सहारा ले सकता है। जैसा कि अनुच्छेद 311 में का उल्लेख किया गया है। कोई व्यक्ति उसको अपने किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया था तो उसकी सूचना देनी पड़ती है कि आपके ऊपर एक आरोप लगा है। कोई सपोज करिए, यहाँ मान लेते हैं कोई डीएम साहब हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं राज्य जिला स्तर पे, तो सपोज करिए बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, इनके ऊपर झूठा आरोप कोई लगा दे, और या कोई बाहुबली टाइप का राजनीतिक दबाव पड़ जाए इन पर, कोई राजनेता हो उन पर दबाव डाल रहा हो कि आपके वो सेवाएं से हम बर्खास्त करा देंगे, सेवाएं से वंचित करा देंगे, तो झूठा आरोप नहीं, इनको है कि इनकी सूचना मिली कि भाई आप कोई आरोप लगा देता, तो इनको संविधान में व्यवस्था की गई कि आपको अपनी बात रखने का, कोर्ट में अपनी बात रखने का हक है, अधिकार दिया गया है, आप रख सकते हैं। आप पर तब तक का नाम है आरोप नहीं सिद्ध जब तक आप इस पर सटीक आरोप नहीं, कोई झूठा आरोप नहीं लगा सकता। इसके लिए और इनके पद से कोई डीएम जैसे है, केंद्र सरकार से नियुक्ति होती है उसकी, ये नहीं कि राज्य सरकार उसको हटा दे, वो उसको पद से नहीं हटा सकती। हाँ, एक जिले से दूसरे जिले में उसका ट्रांसफर कर दे। कोई डीएम साहब हैं, डीएम साहब कोई दूसरे जिले में फेंक देंगे उठा के कि आपको यहाँ जिले से हटा देना है, किंतु ये नहीं कि उनके पद से उनको उनके पद से उनका त्याग पत्र दिलवाएगी। इनको अधिकार नहीं है, एक केंद्र में केंद्र सरकार को हो, क्योंकि वो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, राष्ट्रपति के 50% पदधारक है, क्योंकि एक केंद्र का मामला है। और राज्य में जब सेवाएं दे रहे हैं, कोई डीएम दे रहा है, तो राज्य सरकार को क्या अधिकार है कि वो डिस्ट्रिक्ट बदल सकता है, स्थानांतरण करा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, न कि उनके पद से उसको हटा सकते हैं। हटाने का कार्य कौन करेगा? वो केंद्र में जब कोई आरोप लगेगा, आरोप सिद्ध होगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये हटाए जाएंगे। इसी तरीके के एसडीएम कोई है, किसी तहसील पे है, उस पर अगर कोई झूठा आरोप लगा देता है तो वो भी हटाया नहीं जा सकता, कोई हटा नहीं सकता। कोई बाहुबली कितना बने, उसके पद से उसको हटा नहीं सकते। उसको संविधान में संरक्षण मिला है, अनुच्छेद 311 संरक्षण देता है कि उसके पद से उसका ट्रांसफर हो सकता है, कि पद से इस जिले से इस जिले जाएगा, इस तहसील से उस तहसील जाएगा, ये इतना हो सकता है। किंतु अपना दबाव, अपने राजनीतिक तौर पर जो उसको पावर मिली है कोई नेता को, तो इन पर दबाव नहीं डाल सकता, या कोई व्यक्ति इन पर का नाम है झूठा आरोप नहीं लगा सकता, झूठे केस में लगा के इनको फंसा दे। इनको अधिकार मिला कि अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकते हैं, आपको सूचना मिलेगी, आपको उचित मौका मिलेगा, कार्रवाई में भाग लेने का और अधिकार मिलेगा, आप अपनी बात रखिए, तो इनको बताना पड़ेगा, ये अधिकार दिया गया। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि
अखिल भारतीय सेवाओं के जनक किसे कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का बहुत बड़ा मसीहा माना जाता है। लोक सेवा उनको जनक कहा जाता है। आपको यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना होगा और कि नोट करके रखिएगा, नोट यहाँ लिख लीजिए कि सर्वप्रथम भारतीय आईपीएस कौन थे या भारतीय सिविल सर्वेंट कौन थे? तो आपको याद रखना पड़ेगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में इन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और यही पहले भारतीय जो है, पहले से भारतीय हैं, भारतीय सिविल सर्विस से अधिकारी थे। जैसा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है कि सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है, कि वो भारतीय सिविल सेवाओं को जनक किसे कहा जाता है? भारत में परीक्षाओं का आयोजन उन्हीं के समय होते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, क्योंकि विभिन्न यूपीएससी की परीक्षाएं उन्हीं के समय संचालित हो रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारतीय सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। यहीं से वो निकल के आया था और यहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि एक लेखक थे, एक समाज सुधारक भी थे, इनको ये पहले भारतीय सिविल सर्वेंट भी थे। आप लोग याद रखिए कि परीक्षा में पूछा जाता है। आगे जैसा कि अखिल भारतीय सेवा हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग का टॉपिक यही था कि जैसा कि आप लोग इसमें देखे होंगे कि लगभग सभी तथ्यों पे हम लोग बात कर लिए हैं। आप लोग से क्वेश्चन कहाँ से पूछिएगा वो हम यहाँ जिक्र कर दें। आपका क्वेश्चन आपको याद रखने का, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद में किया गया? तो आपको अनुच्छेद याद रखना होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा अनुच्छेद 312 में। एक अनुच्छेद और कि लोक सेवक जो होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, जिसे डीएम इन लोग का संरक्षण का उल्लेख किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आप लोग को याद रखना, लोक सेवक के जो संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 311 में। ये दो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी पूछा लोक सेवा आयोग का जो लोक सेवाएं हैं उनका संवैधानिक जो प्रावधान किया गया है, संविधान जो व्यवस्था दी गई, उपबंध हैं, वो किस भाग में की गई? तो आपको भाग याद रखना, भाग 14 में इनका उल्लेख किया गया। अगर अनुच्छेद जिक्र करें तो अनुच्छेद जैसा कि बताएं, अनुच्छेद 308 से 314 के मध्य इनका जिक्र किया गया है। आशा करते हैं आज हम लोग लोक सेवाओं से संबंधित लेक्चर को देखे हैं और अच्छे से देखे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम लोग का यहीं तक रहेगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।